नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जहां बता दें आज लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव और विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारा है। स्पीकर चुनने के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग और पीएम रखेंगे ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। तो सुबह 11 बजे का वक्त, अब से थोड़ी देर बाद टीवी9 भारतवर्ष पर एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने कि किस तरीके से अब लोकसभा में स्पीकर चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और विपक्ष ने, आपको बता दें, ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारा है। स्पीकर चुनने के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। और अगर ओम बिरला कल स्पीकर चुने जाते हैं तो यह भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा। अगर वो स्पीकर चुने जाते हैं तो यह अपने आप में एक नया इतिहास होगा, क्योंकि बीजेपी से लगातार दूसरी बार एक ही व्यक्ति का स्पीकर चुने जाने का यह पहला मौका होगा। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश केरल के मवेली कारा से 8 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनकी राह इस चुनाव में कितनी मुश्किल है वो भी हम समझते हैं। जो आंकड़ों का खेल है वो क्या कहता है, तो 543 सदस्यीय लोकसभा में फिलहाल 242 सांसद हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड सीट खाली है। सदन में 293 सांसदों वाले इंडिया को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 236 सांसद हैं। निर्दलीय समेत 13 सांसद हैं। अगर ये 13 सांसद इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं तब भी संख्या 249 रह जाएगी, जबकि चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की जरूरत है। इंडिया गठबंधन ये चुनाव तभी जीत सकता है जब एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी जैसे दल क्रॉस वोटिंग करें, जबकि दोनों दलों ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के साथ जाने का फैसला ले लिया है। वहीं सूत्रों से खबर यह भी है कि जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी भी ओम बिरला का समर्थन करेगी। और देश के इतिहास में आपको बता दें, ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब स्पीकर के पद को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है और चुनाव कराने की नौबत आ गई है। इंफॉर्मेशन उसी लिहाज से आपके सामने, जहां जानिए कैसे 72 साल में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है। अब आपको इस बीच ये भी बता दें कि 15 मई 1952 जब पहला चुनाव हुआ था, और साथ ही तब मुकाबला किस किस के बीच था ये भी देख लीजिए। जीवी मावलंकर और शांताराम मोरे के बीच ये मुकाबला था, और तब मावलंकर को 394 वोट मिले थे और मोरे को 55 वोट। हालांकि मोरे ने अपना वोट भी आपको बता दें मावलंकर को ही दिया था। ये संसद की परंपरा के अनुकूल होगा, मोरे की तरफ से उस वक्त ये बात कही गई थी। साथ ही 5 जनवरी 1976 जब दूसरे चुनाव के बारे में भी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि तब मुकाबला बीआर भगत और जगन्नाथ राव के बीच हुआ था, और आपको बता दें उस वक्त भगत जी जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। 26 जून 2024 अब तीसरे चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण खबर आपके सामने, जब मुकाबला हो रहा है ओम बिरला के खिलाफ है के सुरेश। अब आज होने वाले इस चुनाव के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन के साथ हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आनंद, इस वक्त की खबर क्या है, क्योंकि इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से सभी के साथ बातचीत की जा रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि समर्थन को देखते हुए इस वक्त बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जी देखिए, राजनाथ सिंह को लगाया गया था अपोजिशन से बात करने के लिए, ताकि जो स्पीकर का चुनाव है वो कंसेंसस से हो जाए। राजनाथ सिंह ने अपनी तरफ से कोशिश की, परसों रात भी उन्होंने बात की, कल भी उन्होंने कई नेताओं से बात की, और हम आपको बता दें अभी भी राजनाथ सिंह जो अपोजिशन के नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो स्पीकर का चुनाव है, जो एक परंपरा चली आ रही है 76 के बाद से, वो परंपरा कायम रहे। क्योंकि स्पीकर जो होता है, एक बार कोई स्पीकर चुन लिया जाता है तो किसी पद किसी पार्टी का नहीं रहता, वो स्पीकर पूरे सदन का रहता है, सबका रहता है, तो सबको समान नज़र से देखता है। और ऐसे में अगर उसके चुनाव में अगर लड़ाई होती है, अगर वोटिंग तक की नौबत आती है, एक मैसेज ठीक नहीं जाता है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन ने गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दी है। कल जो बात बिगड़ी थी उसमें यह कहा गया था कि अपोजिशन जो है दबाव की राजनीति कर रहा था। वो कह रहा था कि हम स्पीकर को समर्थन करेंगे आपके, लेकिन पहले आप ये हमें वो आश्वासन दी थी कि डिप्टी स्पीकर आप अपोजिशन का बनाएंगे। लेकिन इसको लेकर बात बिगड़ गई। एक बार फिर से अपोजिशन ने गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दी है। उसका ये कहना है कि अभी भी समर्थन की वजह से ही चुनाव की नौबत आई।
जी बिल्कुल, जो शर्त रख दी थी, जो दबाव की राजनीति अपोजिशन कर रहा था, जैसा आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया था, इसके चलते बातचीत टूट गई और ये चुनाव की नौबत आई। अभी भी सरकार कोशिश कर रही है। मैं आपको एक बात और बता दें, अपोजिशन की तरफ से भी, चूँकि अपोजिशन के नंबर्स कम है, 231 प्लस नंबर सारे अपोजिशन के, और जो एनडीए का आंकड़ा है वो 293 प्लस है। वाईएसआरसीपी ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, यानी कि 297 तक सरकार का आंकड़ा पहुँच रहा है। ऐसे में अपोजिशन एक टोकन फाइट देने के मूड में है, यानी कि वोटिंग ना कराया जाए, ध्वनि मत से इसका स्पीकर का चुनाव हो जाए। उसका फायदा ये होगा कि ये 4 जून के बाद, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद ये पहला आज दिन होगा। अगर वोटिंग की नौबत आती है तो आपके सामने आंकड़े होंगे कि सरकार, सत्ता के पास किस पास इतने आंकड़े हैं, अपोजिशन के पास इतने आंकड़े हैं। तो उस सूरत से अपोजिशन बचना चाहता है। वो चाहता है कि ध्वनि मत से अगर विरोध किया जाए तो ध्वनि मत से विरोध किया जाए, ताकि आंकड़े पता न चल जाए और ध्वनि मत से जीत हार का फैसला हो जाए। अपोजिशन अपनी बात भी रख दिया कि सरकार उसको टेकन फॉर ग्रांटेड न ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, अगली बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से। इस फैसले को लेकर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जिसमें लगभग सभी पार्टी के नेता मौजूद थे। इसी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा हुई और फिर राहुल गांधी को इस पद की जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखा गया। राहुल जी, आप नेता विरोधी दल का पद स्वीकार करें। आपने स्वीकार कर लिया। अब मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी कदम कदम पर लोकतंत्र की मान्यताओं की हत्या करने के खिलाफ एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पूरा देश सुनेगा। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने भी राहुल गांधी को बधाई दी। TV9 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मीडिया प्रभारी रहते 2014 में आपसे ये पद संभालने की गुजारिश की थी। तब 2014 में संभाल लेते तो 2019 में ही हालात बदल जाते। खैर, तब नहीं अब सही, आपने चीजें बदलती, हालात बदलना शुरू। और बड़ी खबर हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद के रूप में शपथ के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाया, जिसके बाद विवाद हो गया है। और इस पर ओवैसी ने क्या सफाई दी, सुनिए। जय भीम, जय मीम, जय। ओवैसी के नारे के बाद सदन में हंगामा हो गया। एनडीए सांसदों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया, जिसके बाद चेयर पर बैठे राधा मोहन सिंह ने उसे रिकॉर्ड से निकालने का आदेश दे दिया। तब जाकर सदन में शांति हुई। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें संसद से अयोग्य ठहराए जाने का आधार है। बीजेपी ने अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए कहा कि ओवैसी को सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस तरीके से ओत लेते समय मानसिकता और ऑपोजिशन का जो रूप आज देशवासी ने देखा है संसद में, ये बहुत ही चिंताजनक है। विवाद बढ़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन में कुछ भी गलत नहीं कहा। ओवैसी ने कहा उन्होंने संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो तो सुन लीजिए ना। और शपथ ग्रहण के दौरान हैदराबाद से AIMIM के सांसद ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। वहीं ओवैसी के इस नारे के बाद एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, 18वीं लोकसभा में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को संसद की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जब शपथ पूरी की तो उन्होंने अंत में फिलिस्तीन का समर्थन किया। जय तेलंगाना, जय तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिस पर विवाद बढ़ने के बाद AIMIM की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए एक कैंप लगाया गया है, जिसमें खाना तैयार किया जा रहा है। फिलिस्तीन के युद्धग्रस्त लोगों को मदद पहुंचाने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसका आयोजन किया था। AIMIM की तरफ से कहा गया है कि फिलिस्तीन भारत के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। फिलिस्तीन और वहाँ के लोगों से भारत का हमेशा से अहम रिश्ता रहा है। भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन किया है। ऐसे में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोलकर कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि वहाँ के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई है, जैसे कि पूरी दुनिया दिखा रही है।
बड़ी खबर, शिरोमणि अकाली दल में एक बार फिर बगावत के सुर उठने लगे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जालंधर में एक बैठक कर पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल को बदलने की मांग की है। आखिर बगावत की सबसे बड़ी वजह है क्या, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अकाली दल में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि बड़े प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद से ही पार्टी के गिरते ग्राफ को लेकर वरिष्ठ नेताओं में रोष है। वे समय समय पर सुखबीर बादल के कई फैसलों का भी खुलकर विरोध कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ नेताओं ने सुखबीर को बदलने की मांग उठाई थी। अब चंदू माजरा का बयान सीधे सुखबीर बादल के लिए संकेत है कि वे प्रधान पद छोड़ें और पार्टी को बचाने के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे और नेतृत्व में भी परिवर्तन जरूरी है। दरअसल वरिष्ठ नेता चंदू माजरा ने सुखबीर बादल का नाम लेकर कहा कि उन्हें बलिदान की भावना को समझना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अकाली दल ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट बठिंडा जीत पाई। इस सीट पर भी सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत की वजह से जीत मिली। पार्टी के 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में 27.45% वोट मिले थे, लेकिन इस चुनाव में उसे केवल 13.42% मत मिले। और केजरीवाल की जमानत पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। आज अहम सुनवाई। सीबीआई ने कल केजरीवाल से की पूछताछ। सीबीआई की पूछताछ पर आम आदमी पार्टी हमलावर। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना है। इससे पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने सीबीआई के साथ मिलकर केजरीवाल के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची है। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और ये साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और हरियाणा सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले नायब सिंह सैनी की सरकार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 कैटेगरी में दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 करने का फैसला किया गया है। आपातकाल सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। हिंदी आंदोलनकारियों की भी पेंशन 1 जुलाई से 20,000 हो जाएगी। अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़े गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी। और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री अब खुद अपना आयकर यानी कि इनकम टैक्स भरेंगे। राज्य में अभी तक सरकार मंत्री और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी। इस फैसले से अब शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। साल 1972 में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरने का नियम बना था। अब 52 साल बाद मोहन सरकार ने इसको बदल दिया है। आज कैबिनेट में सभी मंत्रियों की सहमति से ये फैसला लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मंत्री खुद अपना आयकर भरे। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 से 2024 के लिए मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष सहित 35 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने जमा किया था। पिछले 5 साल में मंत्रियों के आयकर पर
करीब 3.5 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं। कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। इसके तहत शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि का नया फार्मूला लागू होगा। हमारे सरकार की संभावना वाले परस्पर सहयोग के प्रस्तावों को गति मिले और भारत सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चले। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई है और पहले दिन 11,000 करोड़ रुपए की बोली लगी। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी कर रही है। इसमें 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड शामिल हैं। इस नीलामी में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शिरकत कर रही हैं। रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बयाना राशि के रूप में 3000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जो टॉप 3 टेलीकॉम कंपनियों में शामिल भारतीय एयरटेल लिमिटेड से 3 गुना और वोडाफोन आइडिया से 10 गुना ज्यादा है। भारतीय एयरटेल ने 1050 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा की है। इस बार नीलामी में टेलीकॉम ऑपरेटरों से ज्यादा अच्छे रिस्पांस की उम्मीद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल ही कंपनियों ने काफी सारा स्पेक्ट्रम खरीदा था। कंपनियों का फोकस उन स्पेक्ट्रम के टॉप अप पर होगा जो उनके ऑपरेशन में है और एक्सपायर हो रहे हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट को नीलामी से करीब 10,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। और पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की बात कही। कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। मैं उनके माता पिता मेरे पास आए थे, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। पोर्शे हिट एंड रन मामले में मारे गए युवक के पिता ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। और केजरीवाल को तिहाड़ से लेकर निकली पुलिस। बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की याचिका, कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट इस बारे में? तो केजरीवाल को तिहाड़ से लेकर निकली टीम को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होनी है। फिलहाल इस वक्त खबर यह है कि तिहाड़ से लेकर अरविंद केजरीवाल को पुलिस की टीम निकल चुकी है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या खबर इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए सोमवार को और मंगलवार को 1.5 घंटे सीबीआई ने तिहाड़ जेल जाकर कोर्ट के आदेश पर आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। उस पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट मांगा था अरविंद केजरीवाल का। लिहाजा प्रोटेक्शन वारंट मिलने के बाद आज सीबीआई की टीम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से लेकर निकली है और अब से कुछ देर बाद यानी कि तकरीबन 11 बजे अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। वहां से सीबीआई की कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में गिरफ्तार कर सीबीआई अदालत से उनकी रिमांड की मांग करे और अगर रिमांड मिल जाती है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। अरविंद केजरीवाल को फिर सीबीआई कस्टडी में रहना होगा, सीबीआई के सवालों का जवाब देना होगा। जी शुक्रिया, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बड़ी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए, देखिए रिपोर्ट। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले में
48 किलोमीटर लंबे नुनवा पहलगाम मार्ग और गांदेरबल जिले में 14 किलोमीटर छोटे लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाले बालटाल मार्ग से की जाएगी। यात्रा के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी पूरी तरह से उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं और एडिशनल डिप्लॉयमेंट स्पेशली अलोंग द नेशनल हाईवे की जा रही है। सुरक्षा बलों की क्विक रिस्पांस टीम को अलर्ट कर दिया गया है और हाई राइज बिल्डिंग पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यात्रा के दौरान अगर मौसम खराब हुआ तो उससे निपटने के लिए भी पूरी तैयारी की गई है। और अगर किसी भी रीजन से यात्रा रुकती है, अगर रामबन में कोई लैंड स्लाइड रिलेटेड या कोई भी रोड ब्लॉकेज की इशू आता है तो हमारे पास एडिक्वेट कैपेसिटी है कि हम यात्रियों को एक कंफर्टेबल स्टे का अरेंजमेंट दे सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, TV9 भारतवर्ष पर खबर दिखाए जाने के बाद अब उमरिया के CHMO पर कार्रवाई की गई है और जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया डॉक्टर रामकिशोर को उनके पद से हटा दिया गया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। न पद की गरिमा, न खुद की इज्जत की परवाह, न ही रखा अपनी उम्र का ख्याल। ये है मध्य प्रदेश के उमरिया के CMHO डॉक्टर R.K. मेहरा, जिन पर नशे का खुमार ऐसा चढ़ा कि सब कुछ भुला बैठे। ये है उमरिया जिले के CMHO मेहरा सर, बधाई हो। कैसे हैं सर? ये आपके संस्कार हैं जो आप ऐसे गाड़ी चला रहे हैं? ये आपके संस्कार हैं ऐसे? बाइक पर 3 लोगों के साथ निकल पड़े। नशे की हालत में बिना किसी बात की परवाह किए बगैर हाईवे पर बाइक दौड़ाते नजर आए। न तो हेलमेट पहना, न इस बात का भी ख्याल रखा कि बाइक पर ट्रिपिंग करना यातायात के नियमों के खिलाफ है। हालांकि डॉक्टर साहब से समझदार तो पीछे बैठे ये शख्स नजर आ रहा है, जो बार बार हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर रहा है कि वीडियो मत बनाओ। वीडियो नेशनल हाईवे NH43 का है, जहां उनकी बाइक की रफ्तार भी बेहद अधिक नजर आ रही है। अब जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया डॉक्टर रामकिशोर मेहरा को नेशनल हाईवे 43 में शराब पीकर बाइक चलाना और नशे में गिरना महंगा पड़ गया है। उन्हें पद से हटा दिया गया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद पुणे प्रशासन एक्शन में है। पुणे के 26 होटल के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें पुणे के एक बियर बार की हैं। प्रशासन का हथौड़ा जब बियर बार पर चला तो हर तरफ मलबे का ढेर लग गया। पुणे प्रशासन की ये कार्रवाई ऐसे 26 होटलों पर हुई जहां बियर बार चल रहे थे। दरअसल हाल ही में पुणे के एक बार में कुछ युवकों के ड्रग्स लेने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने अवैध पबों और ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। CM एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद पुणे पुलिस एक्शन में है। अवैध तरीके से चलाए जा रहे पबों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। पुणे प्रशासन अब तक 37,000 स्क्वायर फीट जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने में कामयाब हुआ है। एकनाथ शिंदे ने पुलिस को पुणे को नशा मुक्त शहर बनाने के लिए ड्रग तस्करों के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। पुणे पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बार को तय सीमा से ज्यादा समय तक खोलने के आरोप में भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में तेंदुए के आतंक से दहशत के माहौल को लेकर बड़ी खबर है, जहां गुरुग्राम की एक गौशाला में 2 तेंदुओं की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। गुरुग्राम के टिकली गांव के इस गौशाला में लगे CCTV में 2 तेंदुए देखे गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दीवार फांदकर तेंदुआ गौशाले के अंदर आ गया है। गांव में तेंदुए की खबर से लोग दहशतज़दा हैं। लोगों का दावा है कि तेंदुआ कई पशुओं को शिकार बना चुका है। टिकली गांव में तेंदुआ देखे जाने की सूचना वाइल्ड लाइफ विभाग को दी गई। अधिकारी गांव का दौरा कर चुके हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए एक जाल भी दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे विभाग की इस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ केवल लीपापोती का काम किया जा रहा है। बता दें कि टिकली गांव अरावली के पहाड़ों पर बसा हुआ है। देर रात को तेंदुए अरावली के पहाड़ों से शिकार की तलाश में गांव टिकली तक पहुंच रहे हैं। आज फिर से सूचना मिली है कि एक गाय को इंजर्ड कर दिया है और उसको खा लिया है और उसकी जान ले ली गई है। इसके लिए कैप्चरिंग केज लगाए जाए, तो हम आज ही एक आज और एक कल 2 कैप्चर केज जो है यहाँ लगा देते हैं। और MP के खरगोन से रेस्क्यू का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है,
जहां वेदा नदी में नहाने गए 3 लड़के डूबने लगे। वहीं रेस्क्यू के लिए आए उनके दोस्तों ने मानव श्रृंखला बनाकर डूबते हुए तीनों युवकों को बचाया। ये खरगोन मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, ये देखिए आप। मध्य प्रदेश के खरगोन में ये हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। वेदा नदी और इसमें नहाने गए 3 लड़के डूबने लगे, फिर ह्यूमन चेन बनाकर, मानव श्रृंखला बनाकर इन तीनों युवकों को बचाया गया। और इस बीच आपको बता दें, भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी और एक बार फिर से रथ यात्रा को यादगार बनाने के लिए कई तरह की खास तैयारियां जारी हैं। भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के महापर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हर साल निकाला जाता है। ओडिशा में एक अलग ही उत्सव होता है। हर साल ओडिशा राज्य में इस यात्रा को बड़े ही भव्य तरीके से निकाला जाता है। इस उत्सव में भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ मंदिर से विशाल रथों पर निकलते हैं और शहर के मुख्य सड़कों से गुजरते हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दौरान आश्चर्यजनक तरीके से लाखों लोग रथ को खींचते हुए सुगम रूप से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। भगवान के दर्शन पाने का पूरा प्रयास करते हैं। ओडिशा के लोग जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव गहरी भक्ति, प्रेम और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस यात्रा में कोई कोर कसर न रह जाए, इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। यात्रा अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा तक 2 महीने तक काम चलता है। 2 महीने के अंदर हम 7 तरीके के सेवक लोग होते हैं, जो उसमें प्रमुख विश्वकर्मा सेवक होते हैं जो रथ को बनाते हैं। और एक बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के स्पीकर उम्मीदवार के सुरेश का बड़ा दावा, टीएमसी हमारा समर्थन करेगी। के सुरेश ने कहा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मौजूद थे टीएमसी के नेता और के सुरेश ने यह बयान दिया है कि टीएमसी हमारा समर्थन करेगी, टीएमसी का समर्थन हमें मिलेगा। यानी कि के सुरेश जो स्पीकर के उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, उनको टीएमसी का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो बड़ी खबर, बयान के सुरेश का मतदान से पहले, चुनाव से ठीक पहले। आज जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि स्पीकर का चुनाव होना है और उसके लिए वोटिंग होनी है, और उसके पहले देखिए के सुरेश ने यह बयान दिया। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, टीएमसी को लेकर जो दुविधा थी, क्या माना जाए कि वो अब खत्म हो गई है, फुल स्टॉप लग गया है? देखिए, TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को कल रात ही बताया था कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से करीब 20 मिनट फोन पर बात की थी और उसके बाद कल रात ही जो 8 बजे खड़गे के घर में बैठक हुई थी इंडिया ब्लॉक के जो फ्लोर लीडर्स थे उनकी, उसमें टीएमसी की ओर से डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी पहुंचे थे और वहीं पर यह फैसला हो गया था कि टीएमसी समर्थन करेगी। टीएमसी ने साथ देने की बात कर दी थी। हालांकि शुरुआती तौर पर जब के सुरेश ने नामांकन दाखिल किया तो उसमें दस्तखत नहीं किए थे टीएमसी ने, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि स्पीकर का चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां निर्विरोध तरीके से, या आप कहें कि सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जब ममता से बात की तो उन्होंने ये बताया कि हम भी यही चाहते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद देने को तैयार नहीं है सरकार, ऐसे में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद कल शाम ही ये फैसला हो गया था, जिसके बाद ये तय हो गया कि टीएमसी साथ देगी इंडिया ब्लॉक का के सुरेश के मतदान में। यानी ये साफ हो गया कि किस तरीके से टीएमसी की नाराजगी थी और उस नाराजगी को अब दूर भी कर लिया गया है। ममता के रुख को देखते हुए इस वक्त के सुरेश की तरफ से किया जा रहा दावा बड़ा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका कुमार विक्रांत। और कल T20 वर्ल्ड कप का दोनों सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से होगा, वहीं पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम अजय अभियान जारी रखते हुए पहुंचने में तो कामयाब हुई है, लेकिन यहां पर उनका सामना डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम से होगा। टीम इंडिया ने अब तक इस टूर्नामेंट में एक तरफा खेल दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड टीम को लेकर बात की जाए तो उनके लिए अब तक ये टूर्नामेंट थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है और उन्हें ग्रुप मैच में जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से हार मिली।
हालांकि भारतीय टीम इंग्लैंड को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के सामने बदला लेने का शानदार मौका है। मुकाबला कल रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा सेमीफाइनल मैच वेस्टइंडीज के गोवाना में होना है, जहां बारिश की भी संभावना है। अगर मैच धुलता है तो फिर टीम इंडिया को ही फाइनल खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रही है।